तो अभी पहले एम करीम को सॉल्व करते हैं। एम करीम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7, अ ब्लॉक ऑफ मास 200 kg इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, it just begins to move when a force of 100 kg weight is applied, calculate the coefficient of static friction। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ब्लॉक है और इसका ये एक टफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और इसका जो मास है वो 200 kg है। मास है 200 kg, ठीक है। इट जस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन द फोर्स ऑफ 100 kg वेट इज अप्लाइड, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये इस ब्लॉक पे जब एक 100 kg वेट का फोर्स लगता है, 100 kg वेट का फोर्स लगता है, यहां पे दिया है फोर्स है 100 kg इज इक्वल टू 100 इंटू जी का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और तब ये बॉडी मूव करना शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, मतलब यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा, ये तो अप्लाइड फोर्स है। अभी इसको भी पी कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। तो हम लोगों को पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। मास कितना है 200 kg, इसका मतलब यहां पे मास काम कर रहा होगा mg इज इक्वल टू 200 मास इंटू जी का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। और यहां नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा R। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन R काम कर रहा है तो R हमेशा जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है mg का। अगर mg ज्यादा हो जाए, R कम हो जाए तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा। अगर mg कम हो जाए, R ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। इसलिए तभी ये सरफेस के साथ टच में रहेगा जब R इज इक्वल टू mg, यानी दोनों का वैल्यू सेम हो। तो यहां से हम लोग निकालते हैं F इज इक्वल टू न्यू इंटू mg। 200 तो पता है और mg का वैल्यू हम लोग का कितना है यहाँ पे ऑलरेडी, या आप ऐसे लिख लीजिए म्यू m इंटू जी। 10 m हो गया 200 एंड g हो गया 10 और फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन इज इक्वल टू म्यू इंटू 2000, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 2000 करिए इज इक्वल टू 0.5। म्यू इज इक्वल टू 0.5। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a block of mass 8 kg is kept on a rough horizontal surface. When a force of 15 Newton is applied upon the block, then it does not move. Calculate the force of friction। ठीक है, यहां एक ब्लॉक है और ब्लॉक का जो मास दिया है वो यहां पे दिया है 12 kg, ठीक है 12 kg। और इसमें बोल रहा है अगर तो ब्लॉक का जो मास होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना होगा यहाँ mg, और अगर यहाँ mg होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं R। जितना mg लग रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस पे अप्लाइड हुआ फोर्स, और ये अगर फोर्स अप्लाइड हुआ 15 न्यूटन, और बोला जा रहा है कि इस फोर्स के लगने के बाद भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा होगा। ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही केस है कि जब कोई बॉडी है उस बॉडी पे जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है। अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा और बॉडी मूव करने लगेगा तो पहले वो मूव करना शुरू करने वाला होगा तो वो होगा काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब बॉडी मूव करता रहता है तो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। बट अगर बॉडी रेस्ट में भी है और उस पर कुछ फोर्स अप्लाइड फोर्स लग गया है तो डेफिनेटली उतना ही इधर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली काम करता है यहाँ बॉटम पे, यहाँ पे काम करता है।
बट इसको यहाँ पे समझने के लिए इधर दिखाया है ताकि दोनों के बीच का ये समझा जा सके, दोनों के बीच का रिलेशन समझा जा सके। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, फोर्स लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट है टोटल अप्लाइड फोर्स का। हम लोगों को ये पता है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। बट यहाँ चूंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो इसको यहां से समझ लेना है कि जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे कितना लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा। कोई भी कंडीशन में किसी बॉडी पे जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। यहाँ पे बॉडी पे अप्लाइड फोर्स है 15 न्यूटन, यानी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना काम कर रहा होगा, 15 न्यूटन। तभी तो ये बॉडी रेस्ट पे रुका हुआ होगा, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा। या तो इसको ऐसे समझे या ऐसा समझ ले कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही केस है। तो अप्लाइड फोर्स जितना होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। यहाँ 15 न्यूटन अप्लाइड है तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स भी 15 न्यूटन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, a block of mass 12 kg is kept on a horizontal surface. It is connected to a string which passes over a pulley. When a weight of 8 kg is attached to the other end of the string, then the block just begins to move. Calculate the coefficient of static friction. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे बताया जा रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो है 12 kg। ठीक है, और ये एक पुली से कनेक्टेड है। सपोज ये एक पुली है जिससे कनेक्टेड है, और यहां पे जैसे ही नीचे एक 8 kg का ब्लॉक लग जाता है तो ये जो सिस्टम है ये मूव करना शुरू होता है, यानी ये बॉडी जो है ये मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। ये m1 है, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, अब यहां पता है कि 8 kg वेट लगने के चलते, यहां पे पहले समझते हैं, यहां अगर 8 kg का वेट लगा है तो यहां एक टेंशन काम कर रहा होगा T, यहां एक टेंशन काम कर रहा होगा T। यहां पे अगर देखें तो लग रहा होगा m2g इज इक्वल टू 8g। यहां पे काम कर रहा होगा, क्या काम कर रहा होगा, ये ब्लॉक अगर इधर मूव करने लगता है तो यहां पे जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा फोर्स। तो यहां है 12 kg, यानी यहां पे क्या रहा होगा m1g। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n, और यहां पे बॉटम में लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी इसको अगर ऐसे समझे तो यहां पे लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। अभी अगर हम लोग देखें इसको बैलेंस करते हैं, T इज इक्वल टू m2g, यानी T इज इक्वल टू 8 इंटू सपोज वैल्यू लेते हैं 10, T इज इक्वल टू 80। एक तो यहाँ ये समझ में आ रहा है m2g का वैल्यू हो जा रहा है इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ठीक है, यानी ये 80 न्यूटन का ही फोर्स है, ये 80 न्यूटन का ही फोर्स होगा जो इस बॉडी को मूव करा रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 80 न्यूटन लगने के बाद, ये जो 8 kg का ब्लॉक है ये लगने के बाद ही तो ये मूव करना शुरू हुआ इस डायरेक्शन में। तो अगर यहां देखें, यहां का केस होगा, इधर का अगर केस देखते हैं तो यहां समझ लेता है F इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, यहां फोर्स जो हो रहा है वो किसका इक्विवेलेंट हो रहा है, ये m2g, यही तो फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो यानी यहां पे होगा 80 इज इक्वल टू म्यू इंटू mg का वैल्यू क्या है 12 इंटू 10। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 80 बाई 120, ये कैंसिल हो गया, और 8 बाई 12 का मतलब म्यू हो गया 0.66, तो ये हो गया आंसर। Question number 4. In the above question, if the hanging weight is 7 kg, then the block does not move. Calculate the force of static friction.
इस डायग्राम में पता चल रहा है कि पहले जब इसमें 8 केजी का वेट लटका था तो ये बॉडी मूव करने लग रहा था। अब 7 केजी का वेट लटका है और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन तब काम करता है जब बॉडी मूव नहीं करता है किसी भी अप्लाइड फोर्स को लगने के बाद। यहाँ पे ये इस बॉडी को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा ये ब्लॉक था। ये ब्लॉक का वेट जब ज्यादा होता था तो ज्यादा फोर्स मिलता था इस बॉडी को, तो इससे मूव करता था। अब ये ब्लॉक का वेट कम हो चुका है तो अब बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है वो तो 7 केजी रिस्पॉन्सिबल है फोर्स देने के लिए। ये 7 केजी के फोर्स के वेट वाले से जो फोर्स मिल रहा है उसी के चलते ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स कितना काम कर रहा होगा, तो mg लेंगे। F इज इक्वल टू मास कितना है यहाँ 7 केजी इंटू जी का वैल्यू ले लेते हैं 9.8, तो फोर्स कितना हो जाएगा 68.6 न्यूटन। एक बार और समझते हैं। 7 केजी वेट से 7 केजी वेट का जब ब्लॉक लटकाया गया है तो ये मूव नहीं कर रहा है, यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके वजह से मिल रहा होगा, 7 केजी ब्लॉक के चलते। तो F जो मिल रहा होगा ये फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स ये रिस्पॉन्सिबल है जो 7 केजी का ब्लॉक है, यही रिस्पॉन्सिबल है इसके मूव नहीं करने के चलते। अगर 10 केजी का ब्लॉक होता तो ऑब्वियसली मूव करता, क्योंकि 8 केजी के ब्लॉक से पिछले क्वेश्चन में ये मूव कर रहा था। तो जो फोर्स लग रहा होगा वो डिपेंड करता है इस ब्लॉक पे, यानी यहाँ पे फोर्स डिपेंड करेगा mg पे। mg कितना है, ये 7 केजी मास और इंटू जी 9.8, तो ये आंसर आ गया 68.6। अब क्वेश्चन नंबर 5, a scooter is moving on a straight horizontal surface with a velocity u. Calculate the shortest distance in which the scooter can be stopped if coefficient of friction between tire and road is mu. ठीक है, अगर एक स्कूटर है जैसा क्वेश्चन में दिया है, सपोज ये एक स्कूटर है, ये मूव कर रहा है एक रोड पे और इसका जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है u, और बोला जा रहा है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए जिस तक पहुंचने के बाद में ये स्कूटर अपने आप में स्टॉप हो जाए। इसका मतलब ये कंडीशन हो सकता है कि जब स्कूटर चल रहा है एक वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यहाँ तो समझिए कि अचानक से स्कूटर बंद हो गया, तो जब स्कूटर बंद हो जाएगा तो थोड़ा डिस्टेंस तक तो वो डेफिनेटली जाएगा, बट धीरे धीरे स्लो होते 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 वो स्कूटर रुक जाएगा। तो ये क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि क्या ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जबकि ये स्कूटर जो u वेलोसिटी के साथ अभी मूव कर रहा है वो धीरे धीरे जाता हुआ स्टॉप हो जाए। स्टॉप होने का मतलब है कि इसका जो स्पीड, इसका जो फोर्स है या जिस फोर्स से वो चल रहा है या जिस स्पीड से वो चल रहा है वो स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तभी तो जाकर के ये स्टॉप होगा। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन भी कम होता जाएगा। एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव में जाता है, एक्सीलरेशन कम होता है, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन घटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसलेरेशन। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ बताया गया स्कूटर के टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट काम कर रहा है वो म्यू है। ठीक है, अभी समझते हैं इसको कि यहां पे हम लोगों को पता है F इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू mg, एक फॉर्मूला होता है। जब ये स्कूटर ऑलरेडी चल रहा होगा तो एक्सीलरेशन का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी लग रहा होगा, F इज इक्वल टू m। तो जब यहाँ पे LHS दोनों में सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू म्यू जी है, पता चल रहा है। हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब ये रुक जाता है यानी फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as के जगह पे यहाँ पे अगर पता है कि ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है एक्सेलरेशन का वैल्यू, और एक टाइम पे आने के बाद में ये गाड़ी रुकता है, यानी ये एक्सेलरेशन जो है ये बेसिकली डिसलेरेशन है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे -2as। तो यहां लिख सकते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि एक्सीलरेशन का वैल्यू घट रहा है, यहाँ पे डिसलेरेशन हो रहा है। डिसलेरेशन को डिनोट करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव लिया है। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देयरफॉर अगर हम लोगों को यहाँ पे बोला जाए
कि यहाँ पे हम लोग आगे इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे आया म्यू जी, तो यहाँ पुट करते हैं म्यू जी इंटू एस। तो यहां अगर एस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, क्योंकि ये म्यू जी 2 म्यू जी पूरा नीचे आएगा तो फिर ये एस निकल जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हो गया यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, यानी ये यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी डिस्टेंस के चलने के बाद में यहां पे आकर के ये स्कूटर अपने आप रुक जाएगा।